बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला टॉपिक जो है, इसमें स्टूडेंट बड़ी डिफ़िकल्टी फ़ील करते हैं, कहते हैं जी बड़ा मुश्किल है, पता नहीं चलता कौन से शेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन आने हैं, के में कितने आने हैं, एल में कितने आने हैं, एस और पी और डी, ये पता नहीं क्या मामलात हैं। क्योंकि 9th क्लास का बड़ा एक इनिशियल लेवल होता है, अभी बच्चों को इलेक्ट्रॉन के बारे में, उनकी तरतीब के बारे में इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता जितना जाके एफएससी में होता है। तो बहुत सारे बच्चे मैंने क्लास में फ़ील किया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हवाले से डिफ़िकल्टी फ़ील करते हैं, स्पेशली जब उन्हें कोई एक एटम दे दिया जाए और कहा जाए कि जी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, तो वो बड़ा उसमें डाउट फील करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किस तरह इसके इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट्स होनी है। चलें जी, बिफोर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले छोटी सी एक जो है ना आपको एक कहानी सुनाते हैं। उम्मीद है कि आपको वो पसंद आएगी। हुआ यूँ कि जनाब, जिस तरह कोविड का दौरा आया, तो हमारे एक स्टूडेंट हैं जी, असद उमर। योर असद उमर के जी एक कज़न की शादी थी मुल्तान में। असद उमर के कज़न की शादी थी मुल्तान में। बहावलपुर से उन्होंने जाना था मुल्तान। प्रोग्राम डिसाइडेड था, फैमिली का फंक्शन था कि शाम को जो है ना 6 बजे जब इनकी फैमिली पहुंचेगी तो मगरिब के फ़ौरन बाद जैसे कोई मेहंदी वगैरह का बच्चियों का कोई फंक्शन होता है वो स्टार्ट होना है। और ये यहाँ से फैमिली के कुछ 30 पीपल्स थे। कितने लोग थे? मतलब पूरा एक बड़ा ख़ानदान था, चाचू मामू, जिस तरह एक पूरा एक ख़ानदान होता है। सब लोगों ने मिलकर ना एक बड़ी जो है वैन का क्या, बल्कि एक बड़ी कोस्टर जो होती है, चलो बस कह लें, एक बस करवाई थी जिसमें 30 लोग बैठ के जा सके, बजाय के लोग अलग-अलग कारों में बैठ के जाएं, अपनी अपनी सवारी पे जाएं। तो इन्होंने एक जो है ना बस वाले से डिसाइड किया हुआ था, वो कह रहा जी ठीक है जी, मैं 30 आपकी सवारियां जो है वो बहावलपुर से पिक करूँगा और शादी वाले घर यानी मुल्तान ड्रॉप कर दूँ। इट्स ओके, डील पहले हो चुकी थी, बुकिंग हो चुकी थी। बट कोविड का स्टार्ट था पाकिस्तान में, अभी इतना मतलब लॉकडाउन नहीं हुआ था, लेकिन अचानक दोपहर 2 बजे, यानी पहले से एक दिन पहले की बुकिंग हुई थी, अगले दिन जिस दिन जाना था शाम को दोपहर 2 बजे उसकी कॉल आ गई उस ड्राइवर की, उस जिसकी गाड़ी की बुकिंग करवाई थी। असद के अब्बू को कहते हैं कि जनाब हम जो है ना आपके साथ गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, मतलब हमारी बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। रीज़न? उसने कहा ये क्या बात हुई, हमने तो शादी पे जाना है। उन्होंने कहा जी वो बात ये है, दरअसल गवर्नमेंट की तरफ से तमाम जो ट्रांसपोर्ट जो है ना बंद कर दी गई है इस कोविड की वजह से, तो हम अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकते। उसने कहा यार ये तो आपने पहले मुझे बताना। उसने कहा जी पहले हमें भी नहीं पता था, फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हो रहा है कि भी गवर्नमेंट किसी वजह से यकदम बंद कर सकती है, तो मैं नहीं जा सकता। बहरहाल उसके अब्बू परेशान थे, आखिर शादी के फंक्शन पे तो जाना था। उधर से मुल्तान से भी कॉल्स आ रही थी कि जनाब आप कितने बजे पहुंचोगे, जल्दी आ जाओ जी, आपके आने पे फंक्शन स्टार्ट होगा। अब इसके अब्बू बड़े परेशान, उन्होंने अपनी बाइक उठाई, जो लारी अड्डा होता है, जो बस का टर्मिनल होता है, जहाँ डाइवो है सपोज़, या न्याजी है या फैसल मूवर है, जो भी, वहाँ गए। मुख्तलिफ जो है ना टर्मिनल से पता किया कि जी हमारे पास 30 पैसेंजर्स हैं, हमने उनको कैरी करके मुल्तान तक लेके जाना है, जो आप कास्ट मांगेंगे मुँह हम दे दें, आप हमें टाइम पे पहुंचा दें। सब ने रिफ्यूज़ किया, भाई गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया है, वी कांट गो, हम नहीं जा सकते। इट्स ओके जी। वहीं अड्डे पे एक और शख्स भी ठहरा हुआ था, उसने पूछा क्या मसला है जी। उसने कहा जी इस तरह मेरे पास जो है ना हमारे कोई शादी का फंक्शन था, उसमें हमने जाना था, तो हमारा ये जो है मसला बना हुआ। उसने कहा जी मैं आपको मसला हल कर सकता हूँ। उसने कैसे? उसने कहा जी आपकी 30 सवारियाँ। उसने कहा मैं पहुँचा देता हूँ। उसने कहा यार वेल एंड गुड, ये तो बड़ा अच्छी बात है। मतलब वो इसी बात पे परेशान थे भी कैसे पहुँचेंगे, एक बंदा जिम्मेदारी ले रहा है। उसने कहा जी मेरे पास ट्रांसपोर्ट का कोई शोबा है, मैं आपको पहुँचा दूँ। लेकिन उसने कहा जी मेरे कुछ उसूल हैं। उसने कहा जी बताएं क्या? उसने कहा जी मैं आपकी कुछ सवारियाँ बाइक यानी मोटरसाइकिल पे भेजूँगा। उसने कहा जी ठीक है। कुछ आपकी सवारियाँ मैं कार पे भेजूँगा। ठीक है। उन्होंने कहा कुछ सवारियाँ मैं आपकी जो है APV पे भेजूँगा, कुछ सवारियाँ मैं कार पे भेजूँगा, कुछ सवारियाँ मैं कोस्टर पे भेजूँगा। वो मेरा एक असूल है, मैंने उसके मुताबिक भेजनी है। आपने किसी मामले में इंटरफेरेंस नहीं करनी, एतराज़ नहीं करना। क्योंकि उस वक्त कोई और सवारी नहीं मिल रही थी, उन्होंने सारी शराइत कबूल कर ली। ठीक है जी हम जाएंगे आपके साथ। अब उन्होंने साथ ये बता दिया कि जनाब जो बाइक होगा, मोटरसाइकिल पे मैं जी सिर्फ 2 सवारियां बिठाऊंगा, 2 से ज़्यादा सवारियां नहीं बिठाऊंगा वरना चालान हो जाएगा। तीसरी सवारी पे क्या हो जाएगा? हाँ इस कंडीशन से कम बैठ सकती हैं, ज़्यादा नहीं। चूँकि कोई सवारी नहीं मिल रही थी, उन्होंने कहा जी ठीक है जी, ओके ओके। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी मेरे पास APV एक गाड़ी होती है, उसमें 6 सवारियां बैठ सकती हैं।
मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 सवारियाँ उसमें बिठाऊंगा, 7वीं सवारी नहीं बिठाऊंगा, इवन के साथ बच्चा भी नहीं बिठाऊंगा। 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, उस मुकर्रर लिमिट से कम सवारियाँ बिठा सकता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा, लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा, 6 से 7 नहीं होने दूँगा। तो असद के अब्बू ने यह भी कबूल कर लिया, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे उसने कहा जी मेरे पास जो है हाईएस है, क्या जी हाईएस, उसमें मैं 10 सवारियाँ बिठाऊँगा, 11 नहीं बिठाऊँगा। होता है ना वो ड्राइवर के साथ छोटा सा एक बेंच सा होता है, छोटे बच्चे वहाँ बैठ जाते हैं, जिसको आम ज़ुबान में टापा कहते हैं, क्या कहते हैं। तो उसने कहा जी नहीं 10 से ज़्यादा सवारियाँ नहीं होंगी, 9 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, सिंगल हो सकती है। और एक उनके पास कोस्टर थी, उसमें जनाब उन्होंने कहा जी हम जो है सवारियाँ 14 बिठाएंगे, 15 नहीं बिठाएंगे, 14 से ज़्यादा नहीं करेंगे, 14 ही बिठाएंगे, 15 नहीं हो सकती, 16 नहीं हो सकती, हाँ 13, 12, 1, 2 कोई भी फिगर हो सकती। और उसने कहा जी मेरी एक तरतीब है, मेरे रूल्स हैं, इन रूल्स के तहत मैं आपकी सवारियाँ पहुँचा दूँगा, सारी की सारी पहुँचा दूँगा। जी ठीक है जी, इट्स ओके। अब उन्होंने बताया कि जी मैं अपनी सवारियां जो हैं इस हिसाब से आपको लेके जाऊंगा। उनकी जो वहाँ जो उनका टर्मिनल था, जो उनका बस स्टॉप था, जहाँ उन्होंने अपनी वो ट्रांसपोर्ट या गाड़ियाँ ठहराई हुई थी, वहाँ उन्होंने कुछ इस तरतीब से ठहराई हुई थी कि पहले बाइक्स ठहरी हुई थी, उसके साथ जो है कुछ APVs थी, फिर उसके साथ क्या थी जी हाईएस थी, और उसके साथ जो है वो इस तरतीब से ठहरी हुई। अब 1 नंबर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन मुख्तलिफ ऐसे बाइक्स ठहरे हुए थे, 1 नंबर 2 नंबर 3 जैसे नंबर प्लेट आगे लगी। इसी तरह APVs में जो है उनके पास जो है सामने ठहरे हुए थे जी। अच्छा, इसके साथ उसने ना एक नंबर लगा दिया, सपोज जैसे गाड़ियों का नंबर होता है 1S, 2S, 3S, 4S, 5S। APVs की लाइन में उसने जो गाड़ियाँ ठहरा रखी थी वो थी जी 2P, 3P, 4P, 5P। आगे जो हाईएस्ट वाली लेन थी उसमें उसने 3D, 4D, 5D एंड सो ऑन इस तरह ठहराई हुई थी। और जो कोस्टर वाली लेन थी उसमें उसने 4F, 5F एंड सो ऑन। अब असद के अब्बू ने सवाल किया है कि जनाब यहाँ पर एक APV मिस है, यहाँ 2 हाईएसें नहीं हैं, यहाँ 3 कोस्टर नहीं। उसने कहा भाई मैंने आपसे पहले कहा था मेरे कुछ उसूल हैं, आपने मेरे मामलात में मुदाखलत नहीं करनी, वरना आप अपनी सवारियाँ ले आप खुद जाएँ। उन्होंने कहा नहीं भाई हम आपके किसी मामले में मुदाखलत नहीं करते, आप मेहरबानी करें हमारी सवारियाँ पहुँचाएँ, हमने मुल्तान जाना ही जाना। उसने कहा ठीक है। उसने बताया कि जनाब मैं ये जो सवारियाँ हैं आपकी इस तरतीब से इनको यहाँ से मूव करवाऊँगा। लेट्स सपोज हम इनको इनसर्कल कर लेते हैं इस तरह, ये एक लाइन में ये ठहरी हुई थी, ये APs वाली लाइन थी, और ये थी जी हाईएस्ट वाली, और ये थी कोस्टर वाली। अब बाइक वाली शर्त क्या थी हम दोबारा देख लेते हैं। उसकी ये शर्त थी कि बाइक में 2 सवारियां बैठेंगी, APV में 6 बैठेंगी, हाईएस्ट में 10 बैठेंगी और कोस्टर में 14 बैठेंगी। कम नहीं बैठेंगी, ज़्यादा नहीं बैठेंगी, कम बैठ सकेंगी। अब इनके पास सपोज सवारियां थी जी 30 थी, चलो जी हम यहाँ लिख लेते हैं जी 30। अब उसने कहा कि जनाब हाँ जी, सबसे पहले अपना एक और रूल बताया। उसने कहा जी मैं इस रूल के तहत भेजूँगा, पहले ये वाली बाइक मूव होगी 1S, उसके बाद ये वाली दूसरे वाली, दूसरी बाइक के बाद आपका तो जहन होगा कि 3S जाए, वो कहता नहीं जी, उसके बाद मैं एक APV भेजूँगा, APV के बाद फिर एक बाइक भेजूँगा, फिर उसके बाद तीसरी APV भेजूँगा और साथ फिर एक बाइक, फिर जो है एक हाईएस्ट भेज दूँगा, एक APV और एक बाइक, फिर जो है एक हाईएस्ट और एक APV, और अगर ज़रूरत पड़ी तो कोस्टर, और फिर ये। इस तरह उसने अपना असूल बताया कि ये जो मैंने लाइनें लगाई हैं इसके मुताबिक मेरी गाड़ियाँ मूव होंगी। कोई दरमियान में मोटरसाइकिल भी आ सकता है, कोई बाइक भी आ सकती है, कोई APV भी आ सकता है, कोई कुछ भी आ सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले तय किया था कि जी कोई दरमियान में मुदाखलत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, इट्स ओके। अब उन्होंने कहा जी आपके पास कितनी सवारियाँ हैं जी 30। उन्होंने कहा जी 1S जो वो मोटरसाइकिल सवार था उसका ड्राइवर था, उसने उसको बुलाया, हाँ जी जल्दी आओ, वो आ गया जी। उसने कहा जी ये इनकी 2 सवारियाँ 2 सवारियाँ बिठाने का मतलब यहाँ ऊपर बिठा दी, चलें जी। उसको कहा जी आप मुल्तान की तरफ चल पड़े। अब 2 सवारियाँ चलेगी, बाकी कितनी रह गई 28, 28 यानी। उसके बाद
इधर से यूं जाके फिर वापस यूं आना है हम, एक्चुअली ये यूं है, यूं फिर बैक से, फिर बैक से, फिर बैक से, ये नहीं कि ऐसे आप तरतीब। आप दूसरी तरतीब क्या थी जी, कौन सी गाड़ी का नंबर है 2S। अब उसने कहा जी 2S वाले को बुलाया, आ जाओ भाई। अब S पे ज़्यादा मैक्सिमम कितनी सवारियाँ बैठ सकती थी, तो उन्होंने 2 बिठा दी। अब उसको कहा जी मूव करें। अब 2S के बाद अब उनका ख्याल था असद के अबू का कि भी 3S को बुलाएंगे। उसने कहा जी 3S, उसने कहा नहीं आप मेरे मामला में मुदाखला न करें। अब किसकी बारी है, उस बंदे के सूल के मुताबिक 2P का मतलब क्या है APB। उसने AP वाले को बुलाया जी आ जाए उस्ताद जी, वो आ गया जी। अब उस पर कितनी सवारियाँ बैठ सकती हैं, उसने 6 बिठा दी। अब कितने लोग हो गए जी, 2 और 2 4, 4 और 6 10 लोग चले गए, बाकी कितने रह गए 20। अब 2P के बाद किसकी बारी है, इस लाइन के मुताबिक, इस रूल के मुताबिक जाना, ये जी 3S, इस पे कितनी बैठ सकती हैं 2। अब कितनी चलेगी, 2 and 2 4, 4 and 6 10, 10 and 2 12। अब भी 18 सवारियां बाकी रह गई। अब 3S के बाद किसकी बारी है, 4S की, 3P की। हाँ जी 3P को बुलाया जी, हाँ जी उस पर कितनी सवारियां बैठ सकती हैं 6। अब काउंट करके देखें, 2 and 2 4, 4 and 6 10, 10 and 2 12 and 6 18 सवारियां चली गई। अभी 12 सवारियां बच गई, कितनी बच गई जी 12 बच गई। अब 3P के बाद किसकी बारी है जी, लो जी उसने 4S वाले को बुलाया और इसके ऊपर बिठा दी दोस्त। अब कितनी हो गई जी 20 हो गए। दोबारा काउंट कर लें, 2 and 2 4, 4 and 6 10, 10 and 2 12, 12 and 6 18 and 2 20। कितनी सवारियां बच गई 30, टोटल 30 थी, 20 चली गई, 10 रह गई। अच्छा 4S के बाद किसकी बारी है, 3D, वहाँ जगह शार्ट है हम यहाँ लिख लेते हैं 3D में कितनी बैठ सकती हैं, लो जी उसने 10 सवारियां उस पर बिठाई। अब टोटल काउंट करें, 2 and 2 4, 4 and 6 10 and 2 12 and 6 18 and 2 20 and 10। लो जी अभी कुछ उसके स्टैंड पे कुछ गाड़ियाँ भी कोस्टर वगैरह बाकी ठहरी हुई थी, उसने उनको बिठाया कि जी आप अपनी मंजिल की तरफ जाएं, और वो सवारियाँ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो गई। इस तरह जो है वो 30 की 30 सवारियाँ अपने मंजिल मकसूद पर पहुँच गई। अब एक्चुअली सारी कहानी को दोबारा रिवाइंड करते हैं। बेसिकली ये जो था, ये जो उसके पास डिफरेंट, आप कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुश्किल है, मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुश्किल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसान है, तो थोड़ी सी उसको आप समझने की कोशिश करें। बेसिकली ये जो बाइक्स है, ये बाइक नहीं था, ये S सब शेल था, और ये जो APV थी ये असल में P सब शेल था, और ये जो हाईएस्ट थी असल में ये D सब शेल था, और ये जो कोस्टर था बेसिकली ये F सब शेल था। और ये जो सवारियां नहीं थी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, सवारियां नहीं थी, क्या थे, अब आप देख लें। और ये जो असद उमर की फैमिली नहीं थी बल्कि ये जिंक एलिमेंट था, उसके अंदर 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। उस 30 इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है अराउंड द न्यूक्लियस, कि ये न्यूक्लियस के गिर्द जो होते हैं शेल होते हैं, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर इस तरह जो है इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर ऑक्यूपाई करेंगे कि 1S में 2 आएंगे, 2S में 2 आएंगे, 2P में 6 आएंगे, 3S में फिर 2 आएंगे। ये ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये उनकी कैपेसिटी है, ये उनकी क्या है जी। तो अब ये बन गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर हमें कहा जाए कि हाँ जी बताएं जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो हम कहेंगे 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 एंड 3D। अगर ऐसे इस तरीके से अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट दे दिया जाए जिसके पास 50, 60, 70, 80, 90 इलेक्ट्रॉन भी हों, आप उनको भी इसी फार्मूले के तहत डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी बुक में फर्स्ट 20 का दिया गया, कितने का दिया गया, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का कहा गया कि जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड आउट करनी है। लास्ट है जी हमारे पास इसमें 20, बल्कि फर्स्ट 18 है, आर्गन है जी। कौन से वाला है जी, आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखते हैं, बड़ा आसान। जब भी आपने पेपर में अगर आ जाए तो आप इस तरह ये बना लीजिएगा टेबल इसका। आप देखें सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करना है, 1S2, फिर 2S2, फिर 3S2। काउंट भी कर लें कितने हो गए, 2 to the 4, 6, 10 and 12। 3S2 के बाद 3P, आप कितने हो गए, 18 पूरे हो गए। लो जी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। आपको दे दिया जाता है कि जी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आपको उसके एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। तो 1S1, कम बैठ सकते हैं, ज़्यादा नहीं बैठेंगे, वो सवारी वाला हिसाब। अच्छा जी उसके बाद होता है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो इसमें 1S2,
अब तीसरा क्या होता है, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। तो 1s2, उसके बाद 2s1। अब आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि 1s3 कर दें जी, नहीं। रूल ये है कि s की मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते, तो 1s2 आएगा। अगला जो इलेक्ट्रॉन अगर बच गया तो वो अगले में चला जाएगा। अच्छा, इसी तरह लिथियम के बाद बेरिलियम होता है, क्या होता है जी, उसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 1s2 2s2। उसके बाद होता है बोरान, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, तो 1s2 2s2 2p1। ये बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है। देखें यहाँ पर 2 इस s में आ गए 1s2, फिर 2 इसमें आ गए 2s2। अब सवारी एक बच गई, इलेक्ट्रॉन एक बच गया, सब शेल भरा पड़ा है, अभी पूरा खाली है, यानी 6 की कैपेसिटी है। आप उसमें सिर्फ एक को बिठा देंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। ये नहीं है कि आप कहें यार 2 इसमें आ जाए, चलो एक साथ साथ होकर बैठ जाए, यार 3 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, बोरान के बाद क्या होता है जी, कार्बन, 1s2 2s2 2p2, 2n2 4 4n2 6। अच्छा, कार्बन के बाद क्या होता है जी आपका, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप जरा इसकी आप लिखवाएं, आप 1s2 2p3। इसके बाद कौन सा आएगा जी, ऑक्सीजन, 1s2। अच्छा, अब मैं जिसको कहूँ वही मेरी हेल्प करे। हाँ जी, इसके बाद आएगा जी फ्लोरीन। यस मिस्टर फरहान, फरहान हाशिम जी बेटे, 1s2 2s2 2p5। काउंट करके बताएं, 2n2 4 4n5 9 हो गए जी। अच्छा, इसके बाद जी फ्लोरीन के बाद होता है हमारे पास नियॉन। कौन सा होता है जी, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन हमने पूरे करने, दूसरे लफ्ज़ों में 10 सवारियां हैं जी। फरहान खालिद, आप कुछ बताना चाह रहे हैं, यस प्लीज़। 1s2 शाबाश, 2s2 बेटे, 2p6, 1s2 2s2 2p6, काउंट करें तो 10 हो गए। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास सोडियम होता है जी, वो होता है 11। वो कितना होता है जी, अब इसके लिए देखें, यहाँ से स्टार्ट करें, 1s2 और फिर ये दूसरा कौन सा आएगा जी, 2s2, फिर 2p6। लेकिन टोटल जो इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 4, 4 और 6 10 हो गए, एक बच गया। अब 2p के बाद क्या आ जाएगा जी, 3s1। इसी तरह सोडियम के बाद कौन सा होता है जी, मैग्नीशियम, उसका एटॉमिक नंबर 12, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। मैग्नीशियम के बाद किसकी बारी है जी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता है हमारे पास 13, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब उसके बाद 3s2 के बाद किसकी बारी आएगी, तो ये आ जाएगा जी 3p1। एल्यूमिनियम के बाद जी सिलिकॉन, वो होता है 14। हाँ जी, 1s2 2s2 3p2। उसके बाद सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, वो होता है 15, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 15 तक हो गए जी। हमें कहाँ तक चाहिए जी, 18 तक। चलो मैं इसको रेज करके यहाँ जगह बना देता हूँ। 16 पे कौन सा सल्फर आ जाएगा, फास्फोरस के बाद आ जाएगा जी सल्फर, वो होता है 16। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। उसके बाद आ जाएगा जी 17 पे क्या जी, क्लोरीन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। लो जी, अब ये जो है पूरे हो गए, काउंट कर लें, 2 to the 4 4 and 6 10 10 and 2 12 12 and 5 17। तो ये जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपने पूरे करने होते हैं। जिनको हमने सवारियां करार दिया था वो बेसिकली क्या थे, आपके इलेक्ट्रॉन थे। जिसको हमने बाइक करार दिया था वो एस सब शेल था, जिसको हमने एपीवी कहा था वो, और जिसको हमने हाईएस्ट कहा था वो डी सब शेल था, और जिसको हमने कोस्टर कहा था वो क्या था। तो इस तरह अगर आप गौर करें, बहुत ही आसान है। देखें 1s1 सिर्फ एक एक का इजाफा होता जाएगा, अगले में क्या होगा 2। अब 1s2, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन को एक एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा करते जाए, आगे लिखते। इंतहाई आसान है आपके सिलेबस में फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। अब आए ज़रा डेफिनेशन पे,
देखते हैं क्या है जी। कहता द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना कहाँ पर, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द। सपोज हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द डिफरेंट शेल हैं, शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल। इन सब शेल्स के अंदर या शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको जो तकसीम करना है किस लिहाज से, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, बढ़ती हुई एनर्जी के लिए। आपने पढ़ा था कि जो के शेल होता है उसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है, एल की उससे ज़्यादा, एम की उससे ज़्यादा, एन की उससे ज़्यादा। तो जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा उसी लिहाज से हम इलेक्ट्रॉन्स को उस शेल में अकोमोडेट करेंगे जहाँ उसकी एनर्जी का लेवल बनता है। इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इस तरह आप इस वाले तरीके से, यहाँ तो आपके सिलेबस में तो सिर्फ 18 एलिमेंट्स दिए गए हैं, आप पूरे जो 118 एलिमेंट्स आपकी जो पीरियोडिक टेबल में दिए गए हैं पेज नंबर 48 पे, उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? ओके, थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासिनुल फिल जज़ाक।